हेलो दोस्तों, फिट एंड न्यू MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 26वां वीडियो है। 25 वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले हम 25 नंबर वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को 21 नंबर से कि की वे टेपर का अनुपात क्या है। की वे टेपर का अनुपात कितना होता है? 1:19:00, 1:20, 1:50, 1:100। तो की वे टेपर होता है हमारा 1:100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो ये देखते हैं कि इस की का नाम पूछ रहा है। ये कौन सा हमारा की है? टेपर शंख की, फ्लैट सैडल की, पैरेलल शंख की या हॉलो सैडल की? तो ये हमारा है टेपर शंख की। ऑप्शन नंबर ए टेपर शंख की हमारा ये टेपर शंख की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? कठोर व भंगुर पदार्थ के लिए सेल्फ टैपिंग के लिए सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू या थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू या हैमर ड्राइविंग स्क्रू? तो कठोर व भंगुर स्वर की स्व टैपिंग के लिए हम थ्रेड कटिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रेड कटिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? विंग नट जो होता है हम उसका यूज कहाँ करते हैं? कोच निर्माण में, भारी क्षमता वाले असेंबल में करने में, वस्तु ढीला और कस को बिना रेंज के और सजावटी उपस्थिति बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ढीला और कस को बिना रेंज के, बिना लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंज। क्योंकि विंग नट जो होता है, जो हमारे हेक्सा फ्रेम में जो होता है विंग नट, और हैंड वाइस में जो विंग नट होता है उसको हम बिना किसी रेंज की सहायता से हम उसे उंगली की सहायता से, हाथ की सहायता से उसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 25 नंबर, इस गेज का क्या नाम है? ये ऊपर दिया गया है। ये कौन सा गेज है हमारा? पिच गेज है, एंगल गेज है, फिलर गेज है, रेडियस गेज है? तो ये हमारा रेडियस गेज है। ये हमारा रेडियस गेज है। यह रेडियस मापता है। फिलर गेज जो हमारा दो मैटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापेगा। और एंगल गेज हमारा एंगल मापेगा। ये पिच गेज नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियस गेज। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या सेंटर गेज? तो बाहरी चूड़ी की सटीकता के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। और अंदरूनी थ्रेड की सटीकता जांचने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड प्लग गेज का अंदरूनी प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाहरी चूड़िया को थ्रेड रिंग गेज और अंदरूनी चूड़िया को थ्रेड प्लग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन 27 नंबर है हमारा। सॉरी, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया गया है? ये देखिए, ये किस प्रकार का उपयोग किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर का यूज किया गया है, या आउटसाइड माइक्रोमीटर का, या पैरेलल लेग का, या स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी के साथ? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमारा स्लिप गेज के विशेष जबड़े की अनेक जो लिया गया है उसको सेट करके हम इसको माप रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए तो हम 28 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं कि स्लिप गेज की ए की ऊंचाई ज्ञात करना है। देख लीजिए, ए हमारा क्या है, कौन सा है? तो ये भाग हमारा ए है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है। देखिए साइन 25 डिग्री है, तो इसको दिया गया है पॉइंट, इसको हम बताते हैं यहाँ पर 0.4226। साइन थीटा का मान ये है, बटा लंब बटा कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण यहाँ देखिए 200 है, तो 200। तो यहाँ लंब निकालना है हमारा, लंब
इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 0.4226 बटा, ये इसको गुना कर देंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसका 4 शून्य हो जाएगा, तो इसको 3 शून्य से 3 शून्य 4 शून्य हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य इसको ख़त्म करेंगे, 42 26 को गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 84 85 52 आ जाएगा, 85 52 आ जाएगा और 85 52 बटा 100 और इसको काटेंगे तो 85.52 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85.52 85.52 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है 85.52। सॉरी कैलकुलेशन में गलत हो गया, ये होगा 84.52। तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसका फार्मूला याद लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब इसका नहीं दिया गया तो लंब निकालना पड़ेगा और कर्ण इसका 200 दिया गया है तो 200 इंटू 0.4226 करेंगे तो ये हमारा 84.52 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्या कर रहा है, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, और इस ऑप्शन 1 में देखते हैं 1 और 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो फिलर गेज हमारा 4 सेट में होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 फिलर गेज 2 मैटिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करता है जो स्प्रिंग स्टील का बना होता है और इसका ब्लेड की लंबाई 100 mm होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 29 नंबर। चलिए 30 नंबर की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि रेडियस और फिलेट गेज किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन देखते हैं टूल स्टील, हार्डनेड स्टील शीट या हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो रेडियस और फिलेट गेज जो होता है हमारा हार्डनेड स्टील से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए सॉरी, ये 31 नंबर क्वेश्चन देखे कि एक्स लैपिंग टूल में एक्स क्या दर्शा रहा है, जो हमारा जो एक्स जो है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये हमारा स्लिट दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा स्लिट दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्लिट का क्या कार्य होता है। ये देखिए जो हमारा यहाँ पर स्लिट जो दर्शाया गया था, ये स्लिट जो दर्शाया गया था, ये स्लिट यही स्लिट पूछ रहा है कि क्या है, स्लिट का क्या उद्देश्य होता है। तो हम बताते हैं आपको स्लिट का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन देखते हैं, क्लियरेंस के लिए या एक्सपेंशन के लिए या घर्षण बनाए रखने के लिए, स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो लैपिंग टूल में स्लिट जो होता है वो एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह ऑपरेशन हमारा कौन सा है, यह ऑपरेशन हमारा कौन सा है, यह जो ऑपरेशन हमारा हो रहा है हमारा कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं हमारा इंटरनल रिंग लैपिंग, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग या लैपिंग इंटरनल डायमीटर या लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लैपिंग लार्ज डायमीटर। जो हमारा ये लैपिंग टूल है ये बड़े डायमीटर को लैप कर रहा है, तो लैपिंग लार्ज डायमीटर हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है कि कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल के होनिंग के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। डायमंड का, बोरान कार्बाइड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो कास्ट आयरन और अलॉय की मटेरियल की होनिंग करने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और टंगस्टन के लिए हीरा का प्रयोग करते हैं। चलिए तो होनिंग में हम आपको बताते हैं कि होनिंग में धातु के जो होता है, 1 नंबर में बताते हैं आपको कि नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड जो हमारा ऑप्शन में सी दिया गया है। और 2 नंबर में होता है हमारा स्टील की होनिंग के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हम स्टील के लिए होनिंग के लिए करते हैं।
और टंगस्टन और सिरेमिक के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं, और कास्ट आयरन के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। और कास्ट आयरन के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल फॉर कास्ट आयरन रहेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लग गया है कि अलॉह मटेरियल के लिए, तो अलॉह मटेरियल के लिए हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, नॉन फेरस मेटल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए तो 35 नंबर क्या कह रहा है हमारा अगला 35 नंबर क्वेश्चन कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस क्लियर कर चुके हैं कि सरफेस हार्डनिंग किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, तो हमारा इंडक्शन हार्डनिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग। और नाइट्राइडिंग जो होता है उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया था, जो 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक इसमें यूज किया जाता है। केस हार्डनिंग हमारा माइल्ड स्टील पर करते हैं, और फ्लेम हार्डनिंग जो हमारा होता है लेथ वेट जो होता है हमारा फ्लेम हार्ड होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है हमारा, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है और भट्ठी में ही बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है और भट्ठी में धीरे धीरे तापमान ठंडा किया जाता है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, सॉरी एनेलिंग होगा। और हमारा भट्ठी में ही किया जाएगा तो हमारा एनेलिंग हो जाएगा। और स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर कि स्टील घटक में संरचना परिष्करण की क्या प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोसेस रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील कंपोनेंट को स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं हम, टेम्परिंग, एनेलिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो हमारा नॉर्मलाइजिंग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की जाती है, नाइट्राइडिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग या लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो गर्म साल्ट बाथ में हम लिक्विड कार्बोराइजिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, लिक्विड कार्बोराइजिंग। चलिए तो अब 39 नंबर देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऊपर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए, ये है जो हमारा एक्स के रूप में दिया गया है, ये हमारा कौन है, टेपर शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट है या दांतेदार शाफ्ट है या स्क्रू पिच गेज है। तो टेपर शाफ्ट ये होगा नहीं, स्प्लाइन शाफ्ट ये है नहीं, और स्क्रू पिच गेज ये है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बचता है, दांतेदार शाफ्ट। ये देखिए इसमें भी दांत कटा हुआ है, इसको पकड़ने के लिए हमारा ये इसमें भी दांत कटा हुआ है, इसमें भी दांत कटा हुआ है और इसमें भी दांत कटा हुआ है। तो हमारा दांतेदार शाफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेरेटेड शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 40 नंबर क्या कह रहा है कि किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और शाफ्ट और हब दोनों पर कीवे में फिट होता है। ऑप्शन देखते हैं, शंख की, फेदर की, फ्लैट सैडल की या हॉलो सैडल की। तो हमारा शंख की होता है। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और शाफ्ट पर हब दोनों पर कीवे में फिट होता है, तो हमारा शंख की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आज हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। ये MCQ जो है वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है हर एक एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं। हर एग्ज़ाम के बार्क हो गया, नेवी ट्रेडमैन हो गया, NPCIL हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, DRDO हो गया, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निमी का है और लगभग 80% प्लस क्वेश्चन ही निमी से ही अब बहुत पूछ रहा है, इसलिए हम इसको शुरू किए हैं। और ये हमारा 3rd सेमेस्टर का दूसरा वीडियो है, जो हमारा आज का 26 नंबर वीडियो है। यदि आपने 25 नंबर वीडियो को नहीं देखा है 25 नंबर तक, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।